स्टूडेंट्स, तो हमने अपना एल्गी ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट पूरा कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हम जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे। जिम्नो जो टर्म है, जिम्नो का मतलब होता है नेकेड, न्यूड। स्पर्मा का मतलब होता है सीड्स। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म का मतलब हो गया नेकेड सीड। अब ये नेकेड सीड का क्या मतलब है? इसका मतलब है जैसे आपको अपने फ्लावरिंग प्लांट्स में दिखाई देता है, एंजियोस्पर्म जितने भी हैं उनको फ्लावरिंग प्लांट कहा जाता है। जिन भी पेड़ों में आपको फ्रूट नज़र आता है उनमें फ्लावर ज़रूर लगा होता है, ये चीज़ आप नोटिस करिएगा, है ना। तो फिर आप फ्रूट में देखते हैं कि फ्रूट के अंदर सीड होता है। ठीक, मतलब सीड नेकेड नहीं है, सीड के बाहर फ्रूट है। फ्रूट जो है वो एग्जैक्टली ओवरी से बनता है। आपने फ्लावर पढ़ा है कभी? फ्लावर, फीमेल जो पार्ट होता है फ्लावर में उसको हम पिस्टल या कार्पेल कहते हैं। और कार्पेल में 3 हिस्से होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल पाए जाते हैं, वही ओव्यूल सीड बनते हैं और ओवरी जो है वो फ्रूट बनती है। लेकिन जिम्नोस्पर्म में फ्लावर नहीं होता है, जिम्नोस्पर्म में कोई ओवरी नहीं होती है, तो जिम्नोस्पर्म में सीड के बाहर फ्रूट भी नहीं बनता है, ओवरी वॉल से कवर्ड नहीं होता है सीड, इसीलिए नेकेड सीड कहा जाता है। तो जो भी प्लांट जिनमें फ्रूट नहीं पाया जाएगा, जिनके सीड के बाहर कोई कवरिंग नहीं होगी, वो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं। ठीक है, चलिए डिटेल में हम जानते हैं कि जिम्नोस्पर्म में क्या कहाँ पे है। ध्यान से हर एक बात को सुनिए, अगर कहीं कोई बात आपको समझ नहीं आती है तो आप मुझे बता सकते हैं। द जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस मतलब नेकेड एंड स्पर्मा मीन्स सीड्स, आर प्लांट्स which the ovules are not enclosed by any ovary wall and remain exposed both before and after fertilization। तो जिम्नोस्पर्म हो गए, मतलब जिम्नोस नेकेड स्पर्मा सीड, वो प्लांट जिनमें ओव्यूल्स जो हैं वो किसी ओवरी वॉल के थ्रू एंक्लोज नहीं है, कोई उनके बाहर कवरिंग नहीं है और वो हमेशा नेकेड रहते हैं, एक्सपोज रहते हैं, फर्टिलाइजेशन से पहले भी, फर्टिलाइजेशन के बाद भी। The seed that dwell post fertilization are not covered, that is they are naked। ठीक है, तो मतलब सीड एग्जैक्टली जो है वो फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। ओव्यूल ही किस में कन्वर्ट हो जाता है? सीड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो सीड जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा वो कवर्ड नहीं होंगे, नेकेड होंगे, उनके बाहर कोई भी ओवरी वॉल नहीं होगी। ओव्यूल से ही सीड बनता है, तो ओव्यूल फर्टिलाइजेशन से पहले भी कवर्ड नहीं होता, फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल सीड बन जाता है और तब भी वो कवर्ड नहीं होता है। जिम्नोस्पर्म इंक्लूड्स मीडियम साइज ट्रीज और टॉल ट्रीज एंड श्रब्स। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म में आपको ट्रीज भी नजर आएंगे, श्रब झाड़ीदार कुछ पौधे जैसे भी नजर आ सकते हैं, लेकिन हर्ब्स जो हैं वो जिम्नोस्पर्म के अंदर नहीं आते हैं। ये बात यहाँ याद रखने के लिए है बेटा। जिम्नोस्पर्म में क्या क्या इंक्लूड हुआ? मीडियम साइज ट्री हो जाएंगे, टॉल ट्रीज भी हो सकते हैं, लेकिन क्या नहीं हो सकता? हर्ब्स नहीं होंगे, श्रब्स भी होंगे। जो सबसे टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है, वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म, द जायंट रेडवुड ट्री, जो इसका कॉमन नेम है, साइंटिफिक नेम है सिक्वोया। सिक्वोया इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज, लेकिन सिक्वोया जो है वो टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है। टॉलेस्ट आप ये नहीं मानेंगे कि एंजियोस्पर्म में आ गया है ना, टॉलेस्ट, हालांकि वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज है, लेकिन वो एक जिम्नोस्पर्म है। टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म कौन सा है? सिक्वोया, और उसका कॉमन नेम क्या है? जायंट रेडवुड। ओके, ये है यहाँ पे, ये एनसीईआरटी की डायग्राम्स हैं
ये सारे के सारे जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये जिम्नोस्पर्म्स है। तो ये देखिए, ए पे आपको दिखाई दे रहा है साइकस, बी पे है पाइनस चीड़ का पेड़, और सी पे है जिंको। अब आपको क्या याद रखना है कि जिंगो जो है वो लिविंग फॉसिल है, लिविंग फॉसिल है जिंगो। इसका क्या मतलब हुआ मैम कि जिंगो एक लिविंग फॉसिल है? इसका मतलब है बेटा कि जिंगो जो है फॉसिल वो स्पीसीज होती हैं जो कई हजारों लाखों सालों से पहले पाई जाती थी, ठीक है, और अब शायद ना हो। लेकिन लिविंग फॉसिल ऐसी ऐसी प्लांट और एनिमल की स्पीसीज होती हैं जो हजारों लाखों सालों से तो पाई जा रही हैं, लेकिन आज के टाइम में भी वो सरवाइव कर रही हैं। तो जिंको जो है वो एक लिविंग फॉसिल है, एक जिम्नोस्पर्म है। तो इसका ये वाला हिस्सा क्या गया? ड्वार्फ शूट। ये क्या हो गया? लॉन्ग शूट। और सीड कैसे आ गए? ये सीड आ गए, नेकेड सीड। सारे के सारे जिम्नोस्पर्म्स में हमको नेकेड सीड दिखाई देते हैं, ये कोई फ्रूट नहीं है। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं। जिम्नोस्पर्म में जो रूट्स होती हैं, दीज आर जनरली टैप रूट्स। टैप रूट, फाइब्रस रूट, इनके बारे में आप जानेंगे चैप्टर नंबर 5 द मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में जानेंगे। फ्लावरिंग प्लांट तो एंजियोस्पर्म्स होते हैं, लेकिन यहाँ हम जिम्नोस्पर्म में पढ़ रहे हैं कि जिम्नोस्पर्म में भी जो रूट्स होती हैं वो कौन सी होती हैं? टैप रूट्स जनरली जिम्नोस्पर्म्स में पाई जाती हैं। भूलना नहीं है, जनरली जिम्नोस्पर्म में क्या पाई जाती है? टैप रूट। उसके अलावा कुछ स्पेशलाइज्ड रूट भी जिम्नोस्पर्म में होती हैं, केरलोइड रूट्स जिनको हम कहते हैं। तो बताइए, इन जनरल जिम्नोस्पर्म्स में कैसी रूट्स होती हैं? टैप रूट्स होती हैं, और जो स्पेशलाइज्ड रूट्स हैं वो कौन सी हैं? वो केरलोइड रूट्स होती हैं, जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही हैं। ये अलोंग विद टैप रूट आपको यहाँ पे केरलोइड रूट्स भी नजर आ रही हैं, ठीक है। तो रूट्स इन सम जेनेरा हैव फंगल एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ माइकोराइजा, while in some other, जैसे कि साइकस, small specialized roots called keratinoid roots are associated with nitrogen fixing cyanobacteria। तो देखिए, माइकोराइजे आपको पता होता है कि फंजाई का हायर प्लांट की रूट्स के साथ जो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है उसको हम माइकोराइजल रिलेशनशिप कहते हैं, ठीक है। एक्टोमाइकोराइजा भी होता है, एंडोमाइकोराइजा भी होता है। रूट के अंदर जाके, रूट की सेल में जाके जो एसोसिएट करेगा वो एंडोमाइकोराइजा होगा, और जो बाहर से ही एसोसिएटेड होगा वो एक्टोमाइकोराइजा होगा, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे कि पाइनस जो एक जिम्नोस्पर्म है उसकी रूट्स में आपको फंगस का एसोसिएशन देखने को मिलता है, और किसी भी फंगस का एसोसिएशन अपने हायर प्लांट्स के साथ उसको हम माइकोराइजा कहते हैं। पाइनस जो है वो न्यूट्रिएंट पुअर मीडियम में ग्रो करता है। हम जानते हैं कि फंगस का काम क्या है। फंगस जो है खुद स्पेस लेता है वहाँ रहने के लिए, लेकिन बदले में न्यूट्रिएंट्स और वाटर को प्रोवाइड करता है। साइकस में हमको साइनोबैक्टीरिया, नॉस्टॉक और एनाबिना जैसे होता है। नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया साइकस की केरलोइड रूट्स में होता है, टैप रूट्स में नहीं होता है। देखिए, हमने जनरल पढ़ा है कि जनरली सारे जिम्नोस्पर्म्स में टैप रूट्स होती हैं, लेकिन स्पेशलाइज्ड रूट्स भी हो सकती हैं, स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट्स हो सकती हैं जिनको हम कहते हैं केरलोइड रूट। साइकस में मोर पर्टिकुलरली साइकस का जो केरलोइड रूट्स है उनमें नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं। एल्गी नहीं, कौन क्या, ब्लू ग्रीन एल्गी पाई जाती हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया आपने कौन सा पढ़ा था? नॉस्टुकैन, एनाबिना। अच्छा, यहाँ पे देखिए, क्या आपको साइकस ब्रांच दिखाई दे रहा है? इसमें एक्चुअली स्टेम ही सही से नहीं है, ठीक है। मेल और फीमेल दो तरह के होते हैं साइकस, डायोशियस होता है साइकस, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, ये ब्रांच नहीं है, ये लीव्स ही हैं। ये क्या है? लीव्स ही हैं। और पाइनस में आपको ब्रांचिंग दिखाई दे रही है। तो स्टेम्स आर अनब्रांच्ड, किसमें? साइकस में, और ब्रांच्ड
पाइनस एंड सिट्रस, देवदार का पेड़ अगर आपने सुना होगा तो वो एक जिम्नोस्पर्म है। चीड़ का पेड़, पाइन ट्री अगर आपने सुना होगा तो वो भी क्या है, जिम्नोस्पर्म है। उनमें वो बड़े लंबे ट्रीज होते हैं, उनमें हमको ब्रांचेस देखने को मिलती है और साइकस में हमको ब्रांचेस देखने को नहीं मिलती हैं। अब बात करते हैं लीव्स के बारे में। लीव्स जिम्नोस्पर्म में सिंपल भी हो सकती हैं और कंपाउंड भी हो सकती हैं। देखिए, जो भी लीव्स, सिंपल लीव्स, जैसे आम का पेड़ है, आम के पेड़ की जो लीव्स होती हैं वो सिंपल लीव्स होती हैं। यहाँ मैं डिटेल में लीव्स के स्ट्रक्चर में नहीं जाऊंगी क्योंकि फिर लेक्चर एक्स्ट्रा लंबा हो जाएगा। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में आपको सिंपल लीव्स, कंपाउंड लीव्स, फिर यहाँ पे जो पिन्नेट लीव्स दिखाया गया है ये कंपाउंड लीव्स के अंडर ही आता है, ये सारा आपको पढ़ाऊंगी। लेकिन अभी आपको याद रखना है, जब आपका मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का चैप्टर जो है वो हो जाएगा, उसके बाद आप फिर से इसको स्टडी करेंगे तो आप बहुत इजीली ये समझ पाएंगे कि क्या मतलब है पिन्नेट लीव्स का। ओके, तो लीव्स सिंपल भी हो सकती हैं जिम्नोस्पर्म में और कंपाउंड भी हो सकती हैं। वहीं अभी हमने क्या पढ़ा कि स्टेम जो है वो ब्रांच्ड भी हो सकता है और अनब्रांच्ड भी हो सकता है। ब्रांच पाइनस में था, सिड्रस में था, लेकिन साइकस में अनब्रांच था। ठीक, और रूट जनरली टाप रूट होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी जाइलम फ्लोएम होगा। देखिए टेरिडोफाइट पहले थे जिनमें जाइलम और फ्लोएम बना था, उसके आगे जितने भी हैं एंजियोस्पर्म्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स हैं, उन सब में वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। तो साइकस में कंपाउंड लीव्स होती हैं। कंपाउंड लीव्स भी कौन सी, पिन्नेट लीव्स। In cycas, the pinnate leaves persist for a few years. कुछ सालों तक persist करती हैं, रहती हैं साइकस में पिन्नेट लीव्स। पिन्नेट लीव्स जो हैं वो कंपाउंड लीव्स हैं। The leaves in gymnosperms are well adapted to withstand extremes of temperature, humidity and wind. ये important बात याद रखिएगा कि जिम्नोस्पर्म की जो लीव्स हैं वो किस चीज़ के लिए अडेप्टेड होती हैं। तो जिम्नोस्पर्म की लीव्स अच्छे से अडेप्टेड होती हैं, वो हाई टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर सकती हैं, आंधी को, तूफान को, उनको भी, मतलब ज़्यादा जो विंड होती है उसको भी टॉलरेट कर सकती हैं और नमी को भी टॉलरेट कर सकती हैं। अगर हम बात करते हैं कॉनिफर्स, ये आपको यहाँ ये साइकस की लीव्स हैं, यहाँ पे मैंने अगर मार्क नहीं किया है, मतलब नेम नहीं किया है, तो ये साइकस की लीव्स है जो आपको पिन्नेटली कंपाउंड नजर आ रही हैं। देखिए ये है पिना, ठीक है, तो पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स जो हैं वो साइकस में पाई जाती हैं। ये है किसकी लीव, ये है आपके पास पाइन की लीव। ठीक, और पाइन में क्या होता है, पाइनस में जो है वो कोनिफर। देखिए जिन भी जिम्नोस्पर्म में कोन बनता है उनको हम कोनिफर कहते हैं। तो जो चीड़ का पेड़ होता है, सिड्रस का पेड़ होता है, वो क्या है, कोनिफर्स हैं। तो इन कोनिफर्स द निडल लाइक लीव रिड्यूस द सरफेस एरिया। ठीक है, तो कोनिफर्स में निडल लाइक लीव्स होती हैं। अब देखिए ये लीव है, इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है यहाँ पे, और ये यहाँ पे लीफ है, इसका सरफेस एरिया कम है। ठीक है, अब सरफेस एरिया कम होगा तो इस पे से ट्रांसपीरेशन, वाटर का लॉस जो है वो भी कम होगा। तो जब वाटर का लॉस कम होगा तो इसका मतलब पेड़ जो है वो क्या कर सकता है, उसके पास वाटर रिटेन रहेगा और वो जैसे रेगिस्तान जैसा एरिया होता है वहाँ भी सर्वाइव कर सकता है। लेकिन चलिए पढ़ते हैं, कोनिफर्स में निडल लाइक लीव्स हैं जो रिड्यूस करती हैं सरफेस एरिया को। देयर थिक क्यूटिकल एंड शंकन स्टोमेटा आल्सो हेल्प टू रिड्यूस वाटर लॉस। तो ये जीरोफिटिक कैरेक्टर्स पूछे जाते हैं कि बताइए पाइनस में, कोनिफर्स में जीरो, ZDRO मत करना, XCRO, जीरोफाइटिक कैरेक्टर्स जो हैं वो क्या होते हैं, ऐसे कौन से कैरेक्टर्स होते हैं जो पाइन में पाए जाते हैं, जो कोनिफर्स में पाए जाते हैं, और वो कैरेक्टर्स उनको हेल्प करते हैं जीरोफिटिक कंडीशन में सर्वाइव करने में। तो वो हो गया एक निडल लाइक लीव्स, मोटी सी क्यूटिकल होगी यहाँ पे, ठीक है,
और संकन स्टोमेटा मतलब स्टोमेटा जो इन पे होंगे वो सिकुड़े हुए होंगे, ज़्यादा खुले हुए नहीं होंगे। इन तीनों की वजह से जो है वो वाटर का लॉस कम होगा। वाटर का लॉस कम होगा तो अल्टीमेटली अगर पानी कम भी मिल रहा है तब भी प्लांट सर्वाइव कर पाएगा। और आप जानते हैं कि जीरोफिटिक कंडीशंस में मरुस्थलीय जैसी कंडीशंस होती हैं वो जीरोफिटिक कंडीशंस होती हैं, जहाँ पे अच्छे से वाटर वगैरह अवेलेबल नहीं है, वो जीरोफिटिक कंडीशन होती हैं यूजुअली। तो उस जगह पे जो है वो पाइनस कोनिफर्स जो हैं वो इजीली सर्वाइव कर सकते हैं इन अडेप्टेशंस की वजह से। और ये तो हम जानते ही हैं कि उनमें एक्सट्रीम टेम्परेचर को टॉलरेट करने की ताकत होगी, ह्यूमिडिटी और विंड को टॉलरेट करने की ताकत भी होगी। उसके साथ साथ कोनिफर्स में जो है वो निडल लाइक लीव्स होंगी, थिक क्यूटिकल होगा और शंकन स्टोमेटा होगा, जिसकी वजह से वाटर का लॉस जो है वो कम होगा और ये जीरोफिटिक कंडीशंस में सरवाइव कर पाएंगे। ठीक है, अब जानते हैं कि जिम्नोस्पर्म्स जो हैं वो होमोस्पोरस हैं या हेटेरोस्पोरस हैं। टेरिडोफाइट्स में हमने पढ़ा था कि वो होमोस्पोरस भी हो सकते हैं, वो हेटेरोस्पोरस भी हो सकते हैं। उसमें हमने होमोस्पोरस का एग्जाम्पल भी पढ़ा था, हेटेरोस्पोरस का भी एग्जाम्पल पढ़ा था। लेकिन जिम्नोस्पर्म की हम बात करते हैं तो ये कंप्लीटली हेटेरोस्पोरस है। कोई जिम्नोस्पर्म होमोस्पोरस नहीं है। द जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस। हेटेरोस्पोरस समझ रहे हैं आप कि क्या होंगे? हेटेरोस्पोरस का मतलब है बच्चे कि जिम्नोस्पर्म जो हैं उनमें दो डिफरेंट टाइप के स्पोर्स बनेंगे। दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। तो जिम्नोस्पर्म हेटेरोस्पोरस हैं, दो अलग टाइप के स्पोर्स बनते हैं। हैप्लॉइड, प्लॉइडी कैसी होगी उन स्पोर्स की? हैप्लॉइड होंगे वो स्पोर्स। कैसे होंगे बेटा? हैप्लॉइड होंगे, एक माइक्रोस्पोर होगा और एक मेगास्पोर होगा। जो मेल स्पोर होता है वो माइक्रोस्पोर होता है बेटा, और मेगास्पोर जो है वो फीमेल स्पोर होता है। ठीक है, मेगा फीमेल स्पोर। फीमेल आपने यूजुअली देखा कि फीमेल गैमीट जो है वो बड़ा होता है, तो मेगास्पोर जो है वो कैसा होता है? बड़ा होता है। लेकिन ऐसा नहीं समझना है कि माइक्रोस्पोर जो है वो गैमीट है, मेगास्पोर जो है वो गैमीट है। नो, ये जो स्पोर हैं इनके अंदर एग्जैक्टली आपको गैमीट दिखाई देंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं आगे और आपको समझाते हैं कि ये माइक्रोस्पोर्स क्या हैं और मेगास्पोर्स क्या हैं। The two kind of spores are produced within sporangia that are borne on sporophylls, which are arranged spirally along an axis to form legs or compact strobili or cones. ध्यान से सुनिएगा, जिन भी लीव्स पे स्पोरेंजिया बनता है उनको स्पोरोफिल कहते हैं। जिस भी लीव्स वाले हिस्से पे जो है, ठीक है, क्या बनता है? स्पोरेंजिया बनता है, उसको हम क्या कहते हैं? जल्दी से बोलिए, क्या कहते हैं? स्पोरोफिल्स। तो स्पोरेंजिया बियरिंग लीव्स क्या होंगी? स्पोरोफिल्स होंगी। स्पोरेंजिया बियरिंग लीव्स जो हैं बेटा उनको क्या कहा जाएगा? स्पोरेंजिया कहा जाएगा। आप समझ के? ठीक है, तो दो तरह के स्पोर्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन कहाँ? स्पोरेंजिया में। स्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजिया में मेगास्पोर बनेगा, माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर बनेगा। लेकिन वो लीव्स जिन पे ये स्पोरेंजिया बने हैं उनको स्पोरोफिल कहते हैं। जिस लीफ पे, जिन स्पोरोफिल्स पे माइक्रोस्पोरेंजिया होगा और माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर होंगे, वो स्पोरोफिल्स होंगे माइक्रोस्पोरोफिल्स, है ना। वही स्पोरो जो मेगास्पोरेंजिया होगा जिन पे, उनको हम मेगास्पोरोफिल्स भी कह सकते हैं। अब ये स्पोरोफिल्स जो हैं ये अरेंज इतना कॉम्पैक्ट, ऐसे ऐसे कॉम्पैक्ट होने लगती हैं, ठीक है, और स्पाइरली, देखिए ये स्पाइरल अरेंजमेंट है, इस तरह से अरेंज होंगी और कोन बना देती हैं, बहुत ही कॉम्पैक्ट सा स्ट्रक्चर बना देती हैं। ठीक, ये लीव्स, ये स्टॉप, ये जो यहाँ पे स्पोरोफिल्स हैं ये कॉम्पैक्ट होने लगती हैं और फाइनली इस तरह के स्ट्रक्चर्स जो हैं बन जाते हैं कॉम्पैक्ट स्ट्रॉबिलाई या कोन, जिनको हम कहते हैं कोन। क्या आपने इक्विसिटम में कोन पढ़ा था? इक्विसिटम में भी स्ट्रॉबिलाई बनता था, है ना।
तो इसी सिमिलरली ये जो स्पोरोफिल्स हैं ये कॉम्पैक्ट होंगी और लैक्स्ड हो जाएंगी और कॉम्पैक्ट हो जाएंगी और स्ट्रोबिलाई बना देंगी। ये मेल स्ट्रोबिलाई है, ये फीमेल स्ट्रोबिलाई है पाइन में। देखिए द स्ट्रोबिलाई बियरिंग माइक्रोस्पोरोफिल्स। देखिए अब ये एक क्या है, मेल स्ट्रोबिलाई है। अब इसमें जो स्पोरोफिल्स जो हैं वो होंगी, वो कैसी होंगी, माइक्रोस्पोरोफिल। वो माइक्रोस्पोरोफिल क्या बियर करेंगी, माइक्रोस्पोरेंजिया। उन माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या होंगे, माइक्रोस्पोर्स। इज इट क्लियर? ये लीव्स की वजह से ही ऐसे कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर फॉर्म हुए हैं, ठीक है, और ये इस तरह से ये बन गए हैं। और ये मेल स्ट्रोबिलाई है, ये क्या है, मेल स्ट्रोबिलाई है। मेल स्ट्रोबिलाई में क्या होगा बताइए, माइक्रोस्पोरोफिल। और माइक्रोस्पोरोफिल जो है उस पे क्या होंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या होंगे, माइक्रोस्पोर्स। अब क्लियर है बेटा? यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरोफिल और मेल स्ट्रोबिलाई या मेल कोन। मेल कोन क्या है, उस पर क्या बियर कर रहा है, वो माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल्स क्या होते हैं, जिनपे माइक्रोस्पोरेंजिया जो हैं वो लगते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या होते हैं, माइक्रोस्पोर्स होते हैं। पॉलन ग्रेन, माइक्रोस्पोर को और क्या कहते हैं, पॉलन ग्रेन कहते हैं। तो वो स्ट्रोबिलाई जिसपे माइक्रोस्पोरोफिल होगा और माइक्रोस्पोरेंजिया होगा, उनको हम माइक्रोस्पोरेंजिएट और मेल स्ट्रोबिलाई कहेंगे। तो स्ट्रोबिलाई या कोन bearing microsporophils and microsporangia are called microsporangiate or male strobili। और देखिए the microspores develop into male gametophytic generation which is highly reduced and is confined to only a limited number of cells। जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं, ठीक है, वो एक मेल गैमेटोफाइट क्या हुआ बेटा, जिसके अंदर मेल गैमीट होंगे। तो देखिए पहले जो हमने पढ़ा था, टेरिडोफाइट्स में पढ़ा था, ब्रायोफाइट्स में पढ़ा था। टेरिडोफाइट में फिर भी कोन जैसे बने थे, ब्रायोफाइट में से कोई कोन नहीं आपको दिखाई दिए थे। नॉर्मल सा गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर होता था जिसपे कि आर्किगोनिया एंथेरेडियम बनते थे, गैमेटोफाइट बनते थे। लेकिन अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, कोन बनेगा। क्या बनेगा, कोन बनेगा, मेल और फीमेल कोन बनेगा। फिर इस पे क्या होंगे, माइक्रोस्पोरोफिल। इस पे क्या होंगे, मेगास्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल क्या बियर करेगा, माइक्रोस्पोरेंजिया। मेगास्पोरोफिल क्या बियर करेगा, मेगास्पोरेंजिया। और माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर्स। मेगास्पोरेंजिया के अंदर क्या बनेंगे, मेगास्पोर्स। मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। माइक्रोस्पोर जो है वो मेल गैमेटोफाइट बनाएगा। मतलब माइक्रोस्पोर मेगास्पोर जो है वो गैमीट्स नहीं हैं, बल्कि उनके अंदर गैमीट्स बनने हैं। तो माइक्रोस्पोर वो क्या बनता है, किस में डेवलप होता है, मेल गैमेटोफिटिक जनरेशन में डेवलप हो जाता है, जो कि बहुत ही रिड्यूस्ड होती है और उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स ही होते हैं। देखिए ज़्यादा नंबर होते थे जो मेल गैमेटोफाइट होता था, ब्रायोफाइट में, टेरिडोफाइट में, उसमें सेल्स जो थी वो ज़्यादा होती थी। लेकिन जिम्नोस्पर्म में हमको बहुत ही रिड्यूस्ड मेल गैमेटोफाइट मिलता है जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स ही होती हैं, और इससे भी ज़्यादा रिड्यूस्ड हमको गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट देखने को मिलता है एंजियोस्पर्म में। ठीक, तो पहले मेल गैमेटोफाइट जो था वो ज़्यादा नंबर से, उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ सेल्स होती थी, लेकिन जिम्नोस्पर्म में जो है वो बहुत ही हाईली रिड्यूस हो गया मेल गैमेटोफाइट। तो जिम्नोस्पर्म में मेल गैमेटोफिटिक जनरेशन कौन फॉर्म करेगा, माइक्रोस्पोर्स ही फॉर्म करेंगे। और इनको और क्या बोलते हैं, वो जो रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट होगा वो पॉलन ग्रेन कहलाएगा। क्यों रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट बोला, क्योंकि जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो लिमिटेड हो गए। ठीक है, द डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन टेक्स प्लेस विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया।
पॉलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर एक ही बात है। तो माइक्रोस्पोर कहाँ बनता है? माइक्रोस्पोरेंजिया में बनता है। इसीलिए हमने कहा कि पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट भी कहाँ होगा? माइक्रोस्पोरेंजिया में होगा। ठीक है, ये एक पॉलन ग्रेन है जिम्नोस्पर्म का, खासतौर पे पाइन का लीजिए आप। पाइनस में आपको जो है वो विंग्ड पॉलन मिलते हैं जो इसको एयर करंट के साथ मूव करने में हेल्प करते हैं। पॉलन ग्रेन निकलता है मेल गैमेटोफाइट से और फीमेल गैमेटोफाइट की तरफ चल देता है फर्टिलाइजेशन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक बार बार पढ़िएगा दोबारा से। देखिए, अब इतना तो हमने सीख लिया कि जो स्पोरोफिल्स पे कुछ कोन्स हैं जिन पे माइक्रोस्पोरोफिल हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया हैं, माइक्रोस्पोर्स हैं, इसलिए वो माइक्रोस्पोरेंजिएट है। वहीं पे द कोन्स बियरिंग मेगास्पोरोफिल्स विद ओव्यूल्स और मेगास्पोरेंजिया आर कॉल्ड मैक्रोस्पोरेंजिएट और फीमेल स्ट्रोबिलाई। देखिए, मेगास्पोरेंजिया और ओव्यूल एक ही बात है। हालांकि हम इंटैगुमेंटेड मेगास्पोरेंजिया को ओव्यूल बोलते हैं, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है कि वो कोन्स जिनमें मेगास्पोरोफिल्स होंगी, मेगा ओव्यूल होगा, ठीक है ना, और मेगास्पोरेंजिया होगा। ओव्यूल ही क्या है? मेगास्पोरेंजिया है। तो मेगास्पोर किसके अंदर बनेगा? ओव्यूल के अंदर बनेगा। देखिए, मेगास्पोर किसके अंदर बनेगा? ओव्यूल और मेगास्पोरेंजिया के अंदर बनेगा। माइक्रोस्पोर किसके अंदर बन रहा था? माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया के लिए कोई दूसरा नाम नहीं था, लेकिन ओव्यूल के लिए दूसरा नाम क्या है? मेगास्पोरेंजिया। तो वो कौन जिनमें मेगास्पोरोफिल है, मेगास्पोरोफिल क्या बियर करता है? मेगास्पोरेंजिया या ओव्यूल बियर करता है, उनको हम मैक्रोस्पोरेंजिएट बोल सकते हैं, मेगास्पोरेंजिएट बोल सकते हैं, या फिर फीमेल स्ट्रोबिलाई भी या फीमेल कोन भी बोल सकते हैं। ठीक है, द मेल और फीमेल कोन्स और स्ट्रोबिलाई में बी बोर्न ऑन द सेम ट्री। कई बार मेल और फीमेल पार्ट जो हैं वो एक ही सिंगल ट्री पे होंगे। आप मुझे पर्सनल मैसेज नहीं करेंगे, आपका अगर ग्रुप बना है ग्रुप में आप पोस्ट करेंगे, अगर आपने अच्छे से ये लेक्चर देखा है तो मुझे बताएंगे कि जब मेल और फीमेल पार्ट एक ही ट्री पे होंगे तो वो ट्री मोनिशियस होगा या फिर डायोशियस होगा। जब फीमेल और मेल पार्ट जो हैं वो एक ही ट्री पे होंगे तो वो ट्री मोनिशियस होगा और डायोशियस होगा। तो बताएंगे, पाइनस में मेल और फीमेल एक ही ट्री पे आ जाते हैं, उगते हैं, तो वो पाइनस जो है वो मोनिशियस है या डायोशियस है। वहीं पे साइकस में मेल कोन जो है वो अलग होता है एंड मेगास्पोरोफिल्स आर बोर्न ऑन डिफरेंट ट्रीज। मतलब मेल कोन्स माइक्रोस्पोरोफिल जो बियर करेगा वो अलग पे होगा और मेगास्पोरोफिल जो होगा वो अलग पेड़ पे होगा। ठीक है, तो आप ये भी बताएंगे कि साइकस जो है वो मोनिशियस है या डायोशियस है। वहीं पाइनस का भी आप बताएंगे कि पाइनस जो है वो मोनिशियस है या फिर डायोशियस है। जो मैंने ऊपर बनाया वो पाइनस के लिए है, जो मैंने ये यहाँ पे ड्रॉ किया अभी, ये किसके लिए है? ये साइकस के लिए है। ठीक, अब बात करते हैं एग्जैक्टली ये साइकस है, याद रखिएगा साइकस का जो सीड होता है, पॉलन ग्रेन होता है और ओव्यूल होता है, साइकस का ओव्यूल सबसे बड़ा माना जाता है। ये साइकस का मेगास्पोरोफिल है, ये मेगास्पोरोफिल है। ठीक है, देखिए लीव्स से ही मेगास्पोरोफिल लीव्स से ही बनता है। ठीक, फिर देखिए ये है यहाँ पे ओव्यूल, ये क्या है? ओव्यूल है। ओव्यूल बाद में जब मैच्योर हो जाते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बन जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है कि जिम्नोस्पर्म में इन जनरल कैसा ओव्यूल होता है? ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल होता है। कैसा ओव्यूल होता है? ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल हमको जिम्नोस्पर्म्स में देखने को मिलता है। मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म में ऑर्थोट्रोपस होता है, लेकिन पाइनस में एनाट्रोपस होता है। पाइनस में कैसा होता है? एनाट्रोपस ओव्यूल होता है। ये आपको बच्चे याद रखना है।
ऑर्थोट्रोपस, मोस्टली जिम्नोस्पर्म्स में कैसा है, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल है, लेकिन पाइनस में कैसा होता है, एनाट्रोपस होता है। अब मैम ये ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल क्या हुआ, तो देखिए बेटा, जो मेगास्पोरेंजिया है, ये जो ओव्यूल बना है, ये मेगास्पोरेंजिया कुछ इस तरह से रहेगा। ये फर्टिलाइजेशन के बाद का मेगास्पोरेंजिया बताया है। खैर मैं आपको बता देती हूँ क्या होगा कि जो मेगास्पोरेंजिया होगा, ओव्यूल होगा, उसमें एक मेगास्पोर मदर सेल बनेगी। मेगास्पोरेंजिया में क्या होगा, पहले खैर चलिए पहले पढ़ लेते हैं कि होता क्या क्या है। ये आपको इंटैगुमेंट्स देखने को मिलते हैं, आउटर, मिडल, इनर जो हैं, ये लेयर ऑफ इंटैगुमेंट होती है। एक ही सिंगल इंटैगुमेंट यूजुअली देखने को मिल रहा है जिसमें 3 लेयर हैं, ठीक है। चलिए, उसके अंदर आपको क्या दिखाई देता है, न्यूसेलस दिखाई देता है। इस लेयर के बाद आपको क्या दिखाई देता है, न्यूसेलस दिखाई देता है। न्यूसेलस की ही कोई सेल जो है वो मेगास्पोर मदर सेल बनती है। न्यूसेलस की ही कोई सेल क्या बनती है, मेगास्पोर मदर सेल बनती है या मेगास्पोरोसाइट बनती है, जिसकी प्लॉइडी 2n होती है, डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। इसमें मियोसिस होगी और 4 जो हैं वो मेगास्पोर्स बनेंगे, जिनमें से एक मेन मेगास्पोर्स जो है फर्दर बहुत सारी सेल्स में डिवाइड करता है, और इस तरह से ये बन गया पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, ठीक। ये बन गया यहाँ पे मेगास्पोर। पूरा मेगास्पोर में आपको मेगास्पोर के अंदर आर्किगोनियम दिखाई देते हैं, ठीक है। मेगास्पोर के अंदर 1 से 2 से ज़्यादा आर्किगोनियम भी हो सकते हैं। ये बना आर्किगोनियल चैम्बर, और यहाँ से पॉलन ग्रेन आएंगे। इस आर्किगोनियम में क्या होगा, एग होगा, इसको फर्टिलाइज करेंगे, और ये साइड वाला टिश्यू जो है वो एंडोस्पर्म बन जाएगा। देखिए, याद रखिएगा, ये फीमेल गैमेटोफाइट था जिसके अंदर आर्किगोनियम था। मेगास्पोर ही क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट है। मेगास्पोर ही जिम्नोस्पर्म में क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट है। और ये कैसा होता है, प्लॉइडी कैसी होगी, यहाँ पे हैप्लॉइड होगी। एंडोस्पर्म में सेल्स की प्लॉइडी कैसी होगी, हैप्लॉइड होगी, क्योंकि मेगास्पोर मियोसिस के बाद बना। मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन है, हाफ हो जाता है क्रोमोसोम नंबर मियोसिस में, ठीक है। तो आगे आप और डिटेल में देखते हैं इसी स्ट्रक्चर को। देखिए, ये माइक्रोपाइल, जहां पे इंटैगुमेंट एक ओपनिंग छोड़ देता है उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल। ये चलाजल एंड होता है। जब चलाजल एंड और माइक्रोपाइलर एंड एक सीध में होते हैं तब हम उसको ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। जब यही ओव्यूल कुछ इस तरह से बेंड हुआ दिखाई देता है, इस तरह से, ठीक है, मतलब अब चलाजल एंड और माइक्रोपाइलर एंड जो है वो एक सीध में नहीं है। यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड होगा, यहाँ पे चलाजल एंड होगा, और ये 180 डिग्री पे जो है ये कर्व हुआ है, तो इसको हम एनाट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। मेन फोकस हमारा यहाँ रहेगा ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल पे, ठीक है। तो देखिए अगेन ये आपको यहाँ पे आउटर फ्लैशी लेयर, मिडल स्टोनी, इनर फ्लैशी लेयर आपको जिम्नोस्पर्म में एक इंटैगुमेंट देखने को मिलता है। एक इंटैगुमेंट में 3 लेयर्स हैं, आउटर फ्लैशी, मिडल स्टोनी, इनर फ्लैशी लेयर। उसके अंदर जो है फिर चलिए वैस्कुलर स्टैंड भी रन करते हैं, डेफिनेटली करेंगे ही। फिर क्या होता है, ओव्यूल में क्या होगी, न्यूसेलस होता है। न्यूसेलस, ये न्यूसेलस है। यहाँ पे तो ये फर्टिलाइजेशन हो चुकी है तो इसीलिए ये रिड्यूस दिखाई दे रहा है न्यूसेलस, है ना। न्यूसेलस की ही कोई सेल में, एक सेल में मियोसिस होती है और वो मेगास्पोर बनाती है। 4 मेगास्पोर बनाती है, जिसमें से एक मेगास्पोर जो है वो एनलार्ज हो जाता है। ये हो गया वो एनलार्ज मेगास्पोर। तो ये हो गया मेल गैमेटोफाइट। ये क्या हो गया, मेल गैमेटोफाइट, जिसमें मेल गैमीट, मेल सेक्स ऑर्गन बनेगा। तो इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म, मेगास्पोर के अंदर ये बन गए बेटा 2 आर्किगोनियम, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जहां पे एग पाया जाएगा, ठीक। और बाकी का जो टिश्यू होता है मेल गैमेटोफाइट का, वो एंडोस्पर्म की तरह काम करता है। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट बनेगा और एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम एंडोस्पर्म का होता है।
लेकिन ध्यान देंगे कि एंडोस्पर्म किससे बना जिम्नोस्पर्म में? मेल गैमेटोफाइट ही एज एंडोस्पर्म काम करने लगता है, इसीलिए जिम्नोस्पर्म्स में एंडोस्पर्म का प्लॉइडी एन रहेगा। ठीक है, न्यूसेलस में अगर 46 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, तो आर्किगोनियम में कितने होंगे बताइए? 23। एंडोस्पर्म में कितने होंगे? 23, क्योंकि ये सब कुछ कहाँ से बन रहा है? मेगास्पोर से बन रहा है। और मेगास्पोर कैसे बना? मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस हुई तब मेगास्पोर बना है। रक्षणल डिवीजन हुआ है, रक्षणल डिवीजन में जो है क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। ये क्लियर है? अब इतना पढ़ के कुछ चीजों में कंफ्यूजन रहा होगा, लेकिन अब आगे जो हम ये पढ़ेंगे हम अपना कंफ्यूजन पूरा दूर कर लेंगे। देखिए, ये पूरा एनसीईआरटी है। द मेगास्पोर मदर सेल इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल्स ऑफ द न्यूसेलस। समझ गए? आपने अभी ओव्यूल देखा, ओव्यूल में आपने न्यूसेलस देखा, न्यूसेलस की ही कोई एक सेल डिफरेंशिएट होती है और मेगास्पोरोसाइट या मेगास्पोर मदर सेल बन जाती है। ठीक है, the nucellus is protected by envelopes and the composite structure is called ovule। अब आपने देखा न्यूसेलस के बाहर इंटाग्यूमेंट है, तो एनवेलोप था, एक इंटाग्यूमेंट था जिसमें आउटर फ्लैशी लेयर, मिडिल स्टोनी लेयर, इनर फ्लैशी लेयर थी, और जो पूरा स्ट्रक्चर बनेगा न्यूसेलस के बाहर जो है वो इंटाग्यूमेंट रहेगा, एनवेल्प रहेगा। तो जो कंपोजिट स्ट्रक्चर बन के आएगा उसको हम ओव्यूल कहते हैं, है ना। तो न्यूसेलस की ही कोई सेल जो है वो क्या करती है? मेगास्पोर मदर सेल में डिफरेंशिएट होती है और मेगास्पोर मदर सेल में ही मियोसिस होगी। चलिए देखिए पढ़ते हैं। ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन द मेगास्पोरोफिल विच मे बी क्लस्टर्ड टू फॉर्म फीमेल कोन्स। अब हम जानते हैं कि कई बार ओव्यूल जो हैं वो मेगास्पोरोफिल पे ही बनते हैं, मैक्रोस्पोरोफिल उनको हम बोलते हैं, और कई बार वो मेगास्पोरोफिल ऐसे क्लस्टर्ड होती हैं टू फॉर्म फीमेल कोन। साइकस के केस में आपको फीमेल कोन नहीं नजर आता है, उसमें आपको अलग अलग ओव्यूल नजर आते हैं, लेकिन बहुत बार जो मेगास्पोरोफिल्स हैं वो क्लस्टर्ड होती हैं, तो ओव्यूल भी क्लस्टर्ड होंगे और उन फीमेल कोन्स में पाए जाएंगे। चलिए अभी देखिए क्या पढ़ा। न्यूसेलस में मेगास्पोर मदर सेल होता है, मतलब न्यूसेलस का ही कोई सेल डिफरेंशिएट करता है मेगास्पोर मदर सेल में। ठीक, the megaspore mother cell divides meiotically to form 4 megaspores। कितने मेगास्पोर्स बन गए बच्चे बोलो? 4 मेगास्पोर्स बन गए। मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस से कितने मेगास्पोर बने? 4 मेगास्पोर्स बन गए। One of the megaspore enclosed within the megasporangium develops into multicellular female gametophyte that bears 2 or more archegonia or female sex organs। यही पढ़ा रही थी मैं आपको तब से, ठीक है, कि मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस हुआ, 4 मेगास्पोर्स बने, 4 में से एक जो है वो मेगास्पोरेंजियम में क्या किसमें डेवलप हो जाएगा? मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट। तो जिम्नोस्पर्म में फीमेल गैमेटोफाइट कैसा होता है? मल्टी सेलुलर होता है। प्लॉइडी कैसी होगी? हर एक सेल में n नंबर ऑफ हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही पाए जाएंगे। और फीमेल गैमेटोफाइट में क्या होंगे? 2 और 2 से ज़्यादा आर्किगोनिया और सेक्स ऑर्गन्स हमको फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर दिखाई देंगे। The multicellular female gametophyte is also retained within the megasporangia। ठीक है, और वो मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो मेगास्पोरेंजियम में ही रिटेन रहता है, और उसमें आर्किगोनिया तो ठीक है, आर्किगोनिया तो आगे उसमें एग होगा, फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट बनेगा, और बाकी का जो हिस्सा आएगा फीमेल गैमेटोफाइट का वो एंडोस्पर्म की तरह काम करेगा। ठीक है, देखिए, unlike bryophytes and pteridophyte in gymnosperm, the male and female gametophyte do not have an independent free living existence। bryophyte में हमने पढ़ा था गैमेटोफाइट जो है वो कैसा रहता है? इंडिपेंडेंट रहता है। pteridophyte में ये भी गैमेटोफाइट भी इंडिपेंडेंट होता है, स्पोरोफाइट भी इंडिपेंडेंट रहता है,
लेकिन जिम्नोस्पर्म में गैमेटोफाइट जो होते हैं, मेल और फीमेल गैमेटोफाइट जो होते हैं, उनका इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं है। तो गैमेटोफाइट कहाँ होता है बताइए? माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन जो है वो हुआ मेल गैमेटोफाइट। तो आप जानते हैं पॉलन ग्रेन कहाँ रहता है? मेल स्पोरेंजिया में, है ना? याद है कि नहीं? माइक्रोस्पोरेंजिया में रहता है। और फीमेल गैमेटोफाइट कहाँ रहता है? मेगास्पोरेंजियम में रहता है। तो मतलब मेल और फीमेल गैमेटोफाइट का इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म कोई इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं है। दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया रिटेन्ड ऑन द स्पोरोफाइट्स। ठीक है, तो स्पोरोफिटिक जो बॉडी होती है उसी पे स्पोरेंजिया होता है। ठीक, और उसी के अंदर जो है वो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट रहते हैं। द पॉलन ग्रेन इज रिलीज फ्रॉम माइक्रोस्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम से बाहर को रिलीज होते हैं पॉलन ग्रेन। They are carried in air currents and come in contact with the opening of the ovule borne on the megasporophyll. माइक्रोस्पोरेंजियम जो कि माइक्रोस्पोरोफिल से है, स्पोरोफिल पे होता है, वहां से पॉलन ग्रेन एयर करंट के थ्रू जाते हैं और ओव्यूल की ओपनिंग के पास पहुंच जाते हैं। ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट है, फीमेल गैमेटोफाइट में एग है। ठीक, तो एनिमोफिली पॉलिनेशन होता है मेल गैमीट का फीमेल गैमीट तक पहुंचना। ठीक, तो पॉलन ग्रेन जो है वो किस करंट के थ्रू जाएगा? एयर करंट के थ्रू जाएगा। तो पॉलिनेशन हो जाएगी एनिमोफिली। पॉलिनेशन जो होती है जिम्नोस्पर्म में वो कौन सा कैसे होती है? एयर करंट के थ्रू। और उसको हम क्या टर्म देते हैं? एनिमोफिली। ठीक, और इसीलिए आपको इनमें विंग्ड पॉलन्स भी दिखाई देते हैं। ठीक है, अब देखिए पॉलन ट्यूब। अब तक क्या हो रहा था? अब तक वाटर जरूरी था फर्टिलाइजेशन के लिए। तो जब तक वाटर जरूरी होता है फर्टिलाइजेशन के लिए, फर्टिलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ वाटर ज़ूइडोगैमी कहलाता है। फर्टिलाइजेशन के लिए जब तक वाटर जरूरी था तब तक फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस ज़ूइडोगैमी था। ठीक, लेकिन अब पॉलन ट्यूब आ गई। तो पॉलन ट्यूब की डिस्कवरी की थी एमिकी ने, AMICI। ठीक, जिम्नोस्पर्म में सबसे पहले पॉलन ट्यूब बनी थी। तो पॉलन ट्यूब से जब फर्टिलाइजेशन होती है तो उसको अब हम कहते हैं साइफोनोगैमी। ये टर्म्स एनसीईआरटी ने नहीं दी हैं, इनको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो जब क्या होता है? फर्टिलाइजेशन पॉलन ट्यूब की हेल्प से होगी। पॉलन ट्यूब मेल गैमीट्स को लेके जाएगी फीमेल गैमीट तक, तो उसको हम क्या कहते हैं? साइफोनोगैमी। जब वाटर लेके जाता था तो ज़ूइडोगैमी। देखिए पॉलन ट्यूब carrying the male gametes grow toward archegonia in the ovule and discharge their content near the mouth of archegonia. पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब ग्रो करेगी जो ओव्यूल के अंदर आर्किगोनिया तक पहुंचेगी और वहां पे अपना कंटेंट डिस्चार्ज कर देगी आर्किगोनिया के पास। फिर होगी फर्टिलाइजेशन, बनेगा जाइगोट जिससे बनता है एम्ब्रियो, और ओव्यूल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सीड में। एंड सीड्स आर नॉट कवर्ड। ये देखिए, ये है एंजियोस्पर्म के सीड जिसमें बाहर आपको फ्रूट नजर आ रहा है, और ये है जिम्नोस्पर्म के सीड जहां पे आपको बाहर कोई भी फ्रूट नजर नहीं आता है। दिस इज ऑल अबाउट जिम्नोस्पर्म्स। दोबारा